हेलो, माय नेम इज़ योगेश सुनियाल। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लेके चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। और इसके अंदर हम लेके चलेंगे कि भाई जो नेशनलिज्म है उसको हम सबसे पहले देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सारी जो एसोसिएशन है वो इससे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआती यहाँ पर बात करते हैं कि भाई भारत के अंदर नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ। जब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं तो उस समय के जो इतिहासकार थे या उस समय के जो लोग थे ब्रिटिश के, वो कहते थे कि भाई इंडिया राष्ट्रवाद के रूप में कभी आ ही नहीं पाता, नेशनलिज्म के रूप में कभी आ ही नहीं पाता अगर हम लोग उसको एक आधार नहीं दे पाते। जैसे कि इसमें एंडरसन का एक नाम आता है। एंडरसन महोदय ये कहते थे कि भाई आप राष्ट्रवाद कभी भारत के अंदर आ नहीं पाता अगर हम इसके अंदर एक भौगोलिक सीमा को नहीं खींच देते और एक ऐसा विकास नहीं कर देते जिसके अंदर हमने यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता दी और उस प्रेस की स्वतंत्रता से यहाँ जागरूकता हुई। हमने यहाँ पर एक एजुकेशन को लेके आए जिससे यहाँ पर जागरूकता हुई और उसी जागरूकता के कारण यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हमने एक भौगोलिक सीमा को खींचा। पहले भारत जो है वो विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, हमने उसको खींचा। यही मानना था चर्चिल का भी। तो नेशनलिज्म की अगर हम बात करें उसके अंदर एंडरसन और चर्चिल ये दो व्यक्ति इस प्रकार से कह रहे थे कि भाई यहाँ पर राष्ट्रवाद आ ही नहीं सकता और कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ा अच्छा इसका तर्क दिया है जिनका नाम आप देखोगे शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर का आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब का नाम है द एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, किताब का नाम क्या है, किताब आ जाती है द एरा ऑफ डार्कनेस। तो एरा ऑफ डार्कनेस के अंदर उन्होंने इस बात को चिन्हित करके बताया कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपने भारत के अंदर राष्ट्रवाद को जगाया तो उसके अंदर सबसे पहली बात आप बात करते हो कि आपने भौगोलिक सीमा दी। देखो, सबसे पहले ब्रिटिश का जो पॉइंट था कि हमने राष्ट्रवाद को कैसे उदय करा। अगर यहाँ पर मैं ब्रिटिश पॉइंट लिखूं तो पहले वो कह रहे थे कि हमने यहाँ पर एक भौगोलिक सीमा दी, मतलब बाउंड्री आपको बना के दी हमने कि भाई ये भारत होगा। ठीक है, दूसरा शिक्षा के ऊपर वो कह रहे थे। तीसरा वो कह रहे थे कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता थी, जागरूकता हम लेके आए और आपने उसमें काम करा। तो शशि थरूर ने द एरा ऑफ डार्कनेस वाली बुक में इस बात का बहुत विशेष रूप से खंडन करा है कि अगर आप कहते हो कि राष्ट्रवाद का उदय आपने भारत में करा तो उन्होंने सबसे पहला तर्क यहाँ रखा। पहला उन्होंने तर्क यहाँ पर दिया कि आप भौगोलिक सीमा की बात कर रहे हो कि भारत को आपने भौगोलिक सीमा के अंदर सजो के रख दिया। उसके लिए उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि भाई 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर ब्रिटिश जो लोग यहाँ पर भी स्थापित हो चुके थे और उसी के अंदर मराठा शक्ति का जो उदय हो रहा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मराठा शक्ति का उदय हो रहा था तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मराठा ने मुगलों को तो बिल्कुल खत्म ही कर रखा था और कोई भी शक्ति मराठा के बराबर वहां पर नहीं थी। तो इनका ये मानना ये है शशि थरूर का कि अगर आप लोग नहीं आते तो वही मराठा लोग अपने आप आगे बढ़ जाते और मराठा लोग कभी ना कभी तो नेशनल पूरे भारत को एकत्रित कर ही देते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं होते तो मराठा शक्ति का उदय होता और मराठा शक्ति यहाँ पर भारत को एकीकृत करने का काम करती थी। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो दूसरा यहां पर देखोगे आप अगर कालिदास की बुक है मेघदूतम। ठीक है, कालिदास की बुक मेघदूतम के अंदर यहां पर उन्होंने जो बारिश की बूंदों, मेघदूतम एक कविता ऐसी है कि जो बादल से बात कर रहे हैं, बारिश की बूंदों से कह रहे हैं कि आप जाओ। तो उधर कालिदास ये कल्पना कर रहा है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ। तो उसके अंदर पूरा राष्ट्रवादी भावना, भौगोलिक क्षेत्र का तो अनुमान कालिदास को भी है, तो राष्ट्रवादी भावना तो इनके अंदर भी छुपी हुई है। तो जो ये कहते हैं कि भाई हमने आपको दिया, ये कालिदास के मेघदूतम में तो हमें कितने साल पहले मिल जा रहे हैं कि भाई आप बारिश की बूंदे जाओ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ और इतना एरिया को फैलाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी तो राष्ट्रवादी भावना है, यहाँ पर भी तो भौगोलिक चेतना का अनुभव है भारतवासियों को। तो यही इन्होंने बताया कि नेशनलिज्म का जो फैक्ट है वो भारत के अंदर ब्रिटिश ने नहीं बल्कि नेशनलिज्म का फैक्ट यहाँ पर अपने आप ही पहले से था।
कालिदास के पास था, मराठा शक्ति का उदय हो सकता है। दूसरा यहाँ पर शिक्षा की बात करेंगे तो देखो ब्रिटिश शिक्षा की बात अगर हम करेंगे, यहीं से हमारा टॉपिक भी आगे बढ़ने वाला है कि ब्रिटिश शिक्षा का क्या सार रहा है। ब्रिटिश एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर जब इन्होंने दिया तो इनका कोई लक्ष्य इस प्रकार से नहीं है कि भारतवासियों को हम अंग्रेजी शिक्षा दे दें और उनको बड़ा अच्छा कोई प्रॉफिट होगा या कोई अच्छे अपने उज्जवल भविष्य की कामना वो कर रहे थे हमारे लिए। वो ब्रिटिश एजुकेशन इसलिए दे रहा है, इंग्लिश इसलिए सिखा रहा है क्योंकि उनको यहाँ पर एक क्लर्क चाहिए जो उनके लिए काम कर सके। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि भाई आपका तो ऐसा कोई दौरा ही नहीं था कि भाई आप बड़ा उज्जवल भविष्य सोच रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता। ब्रिटिश का सबसे बड़ा कहना ये था कि भाई एंडरसन चर्च जैसे लोगों का ये मानना था कि भाई जब हमने आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी तो आपने अखबार निकाले, आपने अखबार लिखा है तो आपने लेख लिखे तो भाई पब्लिक में गया तो जागरूकता फैल गई। तो यहाँ पर शशि थरूर ने कहा अगर आपके पास आपने प्रेस की स्वतंत्रता दी तो 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके यहाँ पर लिटन आया था और उसने 1878 में यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि भाई आप प्रेस बंद कर दिया। तो एक तरफ तो आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, दूसरा आप 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आए और दबा रहे थे। तो किस बात का आप यहाँ पर कहते हो कि राष्ट्रवाद को हमने जन्म दिया? तो इसका बड़ा अच्छे से यहाँ पर इन्होंने खंडन करा है। हालांकि इन्होंने बिल्कुल ऐसे सीधी भाषा में नहीं लिखा है कि भाई मराठा शक्ति का उदय या इस प्रकार से, तो उनका जो इशारा है वो इसी तरफ है कि भाई ये रहा। तो यहाँ से हम कह रहे थे कि भाई क्या क्या हुआ, ठीक है। तो नेशनलिज्म के ऊपर आपने थोड़ा सा देखा कि भाई ब्रिटिश का क्या मानना है और यहाँ पर हमने किस तरह से उसका खंडन करा। और इसके बाद का जो समा रहा है उसके बाद हम आगे की बताएंगे कि जब नेशनलिज्म का उदय हो गया तो उसके बाद किस किस तरह के एसोसिएशन का डेवलपमेंट हुआ, वही मेन यहाँ का आज का टॉपिक रहेगा। तो ये नेशनलिज्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब अंग्रेजी शिक्षा देने का काम शुरू हुआ तो अंग्रेजी शिक्षा देने में दो पक्ष थे, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक है ओरिएंटलिस्ट, ठीक, जिसको हम कहते हैं प्राच्यवादी भी कहते हैं, इसको प्राच्यवादी लिख देते हैं। दूसरे हैं इजिलवादी, ठीक है। एक प्राच्यवादी है और एक इजिलवादी है। ये दो ऐसी धारा हैं, दो ऐसे विचार हैं जो एक तरफ प्राच्यवादी जो लोग हैं ये यहाँ पर भारतीय शिक्षा को बढ़ाने की बात करते हैं। मुख्यतः इनका काम ये है कि भाई जो भारत की शिक्षा है वो उन्हीं की भाषा में होनी चाहिए, उन्हीं के आधार पर होनी चाहिए और भारतीयों के लिए होनी चाहिए। ये मुख्यतः ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादियों का कहना था। दूसरी तरफ इजिलवादी अगर मैं बात करूँ तो इजिलवादियों का ये कहना था कि नहीं, यहाँ पर जो शिक्षा होनी चाहिए वो ब्रिटिश की होनी चाहिए, इंग्लिश की होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। ये इनका मुख्य जोर था। प्राच्यवादी भारतीय शिक्षा पर बल देते थे, भारतीय पुराणों धर्म इस पे काम करते थे। वहीं इजिलवादी ये कहते थे कि नहीं, यहाँ पर ब्रिटिश होना चाहिए और ब्रिटिश एजुकेशन की तरफ उनका रुख था। तो इसी पक्ष के रूप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विभेद भी हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मत भी हो रहे थे। और इसके बाद इनका जब मत नहीं निकल रहा था, एक मत नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैकाले को बुलाया गया। मैकाले का आपने नाम सुना होगा, मैकाले मिनट के नाम से 1835 में मैकाले मिनट आया था। तो मैकाले को जब बुलाया गया तो मैकाले ने यहाँ पर एक साल निकाला और मैकाले की जो रिपोर्ट थी मैकाले की जो रिपोर्ट थी 1835 मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, वो पूरी तरह से इजिलवादियों की तरफ पूरा उसका झुकाव हो गया और उसमें पूरी तरह से ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन की बात करी। यहाँ पर कोई भी हिंदी भाषा में या कोई भी भाषा का बात इसने तोड़ दिया। और मैकाले ने साफ तौर से कहा कि भाई मैकाले का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें यहाँ के जो लोग हैं वो रंग रूप से तो भारतीय दिखेंगे पर जो उनका व्यक्तित्व है वो हमें पूरा अंग्रेजी में बदलना है, ये मैकाले कहता था। और 1835 में मैकाले मिनट की जो रिपोर्ट आई उसने पूरी तरह से इसको रख दिया और उसके बाद यहाँ पर से इंग्लिश एजुकेशन का सार हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच ने 1854 के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करना शुरू करा और वुड डिस्पैच ने जब यहाँ पर काम करा तो उसने थोड़ा बहुत ये रियायती दी थी कि भाई इंग्लिश एजुकेशन के बगैर हिंदी ग्रामीण की बात करो। उसके बाद दूसरे उसने बात करी थी भाई महिलाओं की भी बात करो। उसके बाद उसने कहा था कि भाई जो
प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल काम पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। पर मैकाले रिपोर्ट जो आई 1835 यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी मैकाले ने दी थी वो दी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या है? देखो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का जो थ्योरी है, मैकाले का मानना ये था कि भाई आप क्या करो कि आप जो है जो स्वर्ण वर्ग है, स्वर्ण वर्ग का मतलब है कि भाई जो अमीर वर्ग है, जो शिक्षित, जो मतलब अमीर वर्ग है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास पैसा है, जैसे राजा हो गए, कुछ जमींदार हो गए, कुछ इस प्रकार से, तो उनको आप प्रायोरिटी दो और यहाँ पर उनको शिक्षा दे दो, ठीक है भाई, तो उनको यहाँ पर शिक्षा दे दो। अब क्या बोला उसने कि भाई जब आप इन लोगों को शिक्षा दे दोगे जिनके पास पैसा है, वेल्थ है, सब कुछ है, तो ये अपने आप जो शिक्षा है ना वो छन 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 के नीचे वाले एरिया, प्राइमरी एरिया में अपने आप चली जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई शिक्षा आप ऊपरी वर्ग को दे दो और उसके बाद शिक्षा जो है प्राइमरी पे अपने आप आ जाएगा छन छन के। मतलब आप इसका कहने का मतलब है कि आपके मोहल्ले में अगर कोई एक अमीर व्यक्ति है उसको दे दो तो नीचे अपने शिक्षा, तो बिल्कुल बेकार काम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का उसने दिया। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से शिक्षा यहाँ पर देना शुरू हो गया था, भले वो वुड डिस्पैच के अंदर उसको थोड़ा सा बदल दिया था कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरह से भी यहाँ पर देने का काम करा जिसमें डलहौजी उस समय था। तो ये है यहाँ पर प्राइमरी शिक्षा इसने दी था। अब देखो उसका सार क्या हुआ भारतीयों के अंदर, इसका जो हम एक रूप देखेंगे वो हमारा मेन यहाँ पर टॉपिक रहेगा। अब अगर हम बात करें कि भारतीयों के अंदर जागरूकता कैसे है, देखो जब यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू हुआ, इंग्लिश एजुकेशन जब यहाँ पर देना शुरू हो गया तो इंग्लिश एजुकेशन से क्या हुआ कि भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, भारतीयों का जो शुरुआती वर्ग था वो शिक्षित होना शुरू हुआ। भाई उसको अपने बारे में सोचना शुरू करा, अपने देश के बारे में सोचना शुरू करा, अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू करा। और इसी में से जो शुरुआती आपको सुधारक दिखेंगे, जिसको आप धर्म सुधारक के नाम से जान सकते हो, जिसको आप कहते हो कि भारत का पुनर्जागरण काल कह सकते हो, रेनेसांस एरिया कह सकते हो, वो आपका एरिया जो है यही काल है। वो जब 1835 के बाद यहाँ पर मैकाले मिनट आ गया, इंग्लिश एजुकेशन शुरू होने लगी, तो यहाँ पर 3-4 जो नाम आपको दिखेंगे, राजा राम, दयानंद, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है, राजा राम हो गए, दयानंद सरस्वती हो गया, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया। तो इन लोगों के अंदर जब शुरुआती शिक्षा का प्रसार हुआ, इन लोगों का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पर ब्रिटिश एजुकेशन इंग्लिश के तौर पर शुरू हुई, उनके ज्ञान बढ़ा, विज्ञान बढ़ा, तो इन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू करा, मतलब इन्होंने देश के बारे में सोचना शुरू करा। अब देश के बारे में सोचना मनी अपने, जब भारत के बारे में या अपने बारे में सोच रहे हैं, इनका मेनली तर्क ये होता था कि जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि भाई जो तुम्हारा धर्म है उसके अंदर देखो, ब्रिटिश जो कह रहा था कि भाई स्त्रियों की स्थिति बड़ी खराब है। दूसरी वो बात कहते थे कि भाई विधवा विवाह हो जाता है। तीसरी बात कहते थे भाई सती प्रथा हो जाता है। वो कहते थे कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो बड़ा कुरीतियों से बना हुआ है,